सुप्रभात बच्चों। मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से आप सभी को इस वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं की सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 संग की औरतें, जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है, इसमें आप लोगों ने उसके नानी के बारे में और उसकी माँ के बारे में अधिकतर बातें हम लोगों ने देखा। अब उसके साथ साथ उनकी परदादी के बारे में भी हम लोगों ने देखा अपने पिछले वीडियो में, जो किस तरह से वो एक चोर को परेशान कर दी, जो चोर भी साधु बन गया। कहता है जो चोर साधु हो सकता है, हो गया। अब उससे आगे क्या हुआ वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। कहते हैं जब 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, चुप्पी साध गए। क्योंकि बच्चे की बीमारी की बात थी, तो उसके लिए कोई नहीं कुछ कर सकता था। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। मैं बहुत रोई। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोब उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, बहुत ही शौक़ था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत, इतना समय नहीं दिया वो किताब ने कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोब मुझे देने में क्या तूक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वे अब तक नहीं जानती, क्योंकि इसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढ-मड्ढ हो गए, यानी कि पता ही नहीं चला जो कौन पहला पाठ है और कौन दूसरा पाठ है। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया, याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वो 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। वह जो भगवान से मन्नत मांगी थी उसका असर था। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, यानी कि जो परंपरा था वो काम हम नहीं करना चाहते थे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू कर दिया।
तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलवाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। पोंगापंथी पुरानी बातों को मानने वाला, घर घुस्सू जो घर के कामों में लगे रहे, घर में ही घुसे रहे। नाम क्यों बदला? हमारे पास उसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने से सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और रवि फिर उसमें आ जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसके छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का, जो जल्दी से रसोइया वहाँ फ्री हो जाए। माँ तो सब चीज़ों में उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कूटते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पर उसमें उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। बोले, पहले मुझे यह समझाओ जो बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेनू को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने किसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा।
है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। करो। रेनू ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी कि पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी इसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इस तरह से अब हम लोग आगे देखेंगे अपने अगले वीडियो में जो उनके तीसरे नंबर की जो बहन थी चित्रा, उसका क्या हुआ। इस तरह से इन तमाम बातों को हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए यहाँ तक ही। धन्यवाद। जय हिंद।